नमस्कार साथियों, आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है ओरिजिन ऑफ द अर्थ अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति, जो कि 4.6 अरब वर्ष पूर्व की मानी जाती है। इसे हम बीएससी पार्ट प्रथम के भूविज्ञान विषय के अंतर्गत फिजिकल जियोलॉजी के पेपर में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति एक जटिल प्रश्न है। जटिलता के कारण भी अनेक हैं। प्रथम तो यह कि पृथ्वी सौरमंडल का एक सदस्य है, अतः इसकी उत्पत्ति सौरमंडल की उत्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में ही समझी जा सकती है, किंतु सौरमंडल का पूर्ण ज्ञान अभी तक नहीं हो सका है। दूसरे, पृथ्वी की उत्पत्ति एक लंबी अवधि में उच्च तापक्रम, अत्यधिक ऊर्जा एवं भिन्न गुरुत्व की स्थितियों के प्रक्रमों का परिणाम है। प्रारंभ में तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में दार्शनिक अटकलें ही लगाई जाती रही हैं, लेकिन सर्वप्रथम सन 1749 में फ्रांस के विद्वान बफन ने अपनी पुस्तक प्रकृति का इतिहास में पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में वैज्ञानिक धारणा प्रस्तुत की। उसके पश्चात कांट 1755, लाप्लास 1796, जीन्स एवं जेफरीज 1918, एसी बनर्जी 1942 आदि अनेक वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की उत्पत्ति की भिन्न भिन्न परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। सबसे पहले एक रूपतावादी एक पेत्रक परिकल्पनाएं, यूनिफॉर्मिटेरियन यूनिपेरेंटल हाइपोथेसिस। In general, the theories of origin of the solar system can be divided into two groups. First, evolutionary theories. Second, catastrophic theories. Evolutionary theories, the theories which suggest that planets are formed during the evolution of sun, are generally called evolutionary theories. Nebular hypothesis is an example of this type of theory. Second है catastrophic theories. In this, catastrophic theories are those which imagine that planets are formed by some special accident or catastrophe, such as close approach of two stars or by collision of two stars. The examples of catastrophic theories are planetesimal and gaseous tidal hypothesis. The best known hypotheses for the origin of the Earth and other planets of the solar system are as follows. ये मुख्यतः हैं नेबुलर हाइपोथेसिस, प्लेनेटिज्मल हाइपोथेसिस, गैसीय-टाइडल हाइपोथेसिस, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, गैस डस्ट क्लाउड हाइपोथेसिस। एक रूपतावादी एक पेत्रक परिकल्पनाएं यानी कि यूनिपेरेंटल हाइपोथेसिस। इन परिकल्पनाओं के अनुसार सौरमंडल की उत्पत्ति एक बृहत पिंड से एक जैसे धीमे क्रमिक प्रक्रमों से हुई है। ये परिकल्पनाएं निम्नानुसार हैं। पहली है कांट की निहारिका परिकल्पना, दूसरा है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, तीसरा है वाइजेकर की निहारिका मेघ परिकल्पना, नेबुलर क्लाउड हाइपोथेसिस बाय वाइजेकर, चौथी है अल्फवेन की विद्युत चुंबकीय परिकल्पना, पांचवी है कुइपर की निहारिका मेघ परिकल्पना। छठी है सिमडट की उल्कापिंड परिकल्पना। दूसरा है प्रलयवादी द्विपेत्रक परिकल्पना, इन्हें हम कैटाक्लेस्मिक बाइपेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इन परिकल्पनाओं के अनुसार सौरमंडल सूर्य एवं अन्य तारे की टक्कर एवं तत्संबंधित प्रलयकारी त्वरित क्रियाओं का परिणाम है। इस वर्ग की विभिन्न परिकल्पनाएं निम्नानुसार है। पहली है बफन की टक्कर परिकल्पना, दूसरी है चैम्बरलेन एवं मॉन्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, तीसरी है जीन्स एवं जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना, चौथी है रसेल एवं लिटिलटन की युग्म तारा परिकल्पना यानी बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, पांचवी है रोसगन की विखंडन की परिकल्पना, थीजन हाइपोथेसिस ऑफ रोसगन, छठी है एस.सी. बनर्जी की सिफिड परिकल्पना, एसी बनर्जी सिफिड हाइपोथेसिस, सातवीं है
फ्रेड हॉयल की नवतारा परिकल्पना है, यानी कि नोवा हाइपोथेसिस ऑफ फ्रेड हॉयल है। इसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। इसमें क्या है, सर्वप्रथम जर्मन दार्शनिक इमानुएल कांट ने सन 1755 में अपनी पुस्तक ए जनरल थ्योरी ऑफ हेवंस में तथा सन 1796 में फ्रांस के महान गणितज्ञ पियरी सीमन मार्क्विस डी लाप्लास ने एक्सपोजिशन ड्यू सिस्टम ड्यू मोंडे में स्वतंत्र रूप से पृथ्वी को निहारिका से उत्पन्न माना। निहारिका क्या होती है? निहारिका घने गैसीय पदार्थों के एक पिंड के रूप में थी। कांट के अनुसार इस आद्य पदार्थ के कणों के आपस में टकराने से निहारिका में घूर्णन उत्पन्न हुआ। लाप्लास ने इसे आद्य रूप में घूर्णन युक्त माना। निरंतर घूमती हुई निहारिका में गुरुत्वाकर्षण तथा संघनन के कारण संकुचन प्रारंभ हुआ। फलस्वरूप इसका घूर्णन वेग बढ़ गया। घूर्णन वेग बढ़ने से अपकेंद्री बल बढ़ गया। फलस्वरूप आद्य निहारिका से गैस अलग होकर वलय के रूप में एकत्रित हो गई। यह वलय भी निहारिका की दिशा में ही घूर्णन करता था। इसी प्रकार की प्रक्रिया की पुनरावृत्तियों से अन्य वलय बने। इन्हीं वलयों से विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रह गैसीय अवस्था से तापक्रम के क्रमशः कम होने पर द्रव और अंततः ठोस अवस्था में आए। केंद्रीय अवशिष्ट भाग सूर्य के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। क्लार्क और मैक्सवेल के अनुसार निहारिका से अलग हुआ गैसीय वलय ठोस रूप में कभी नहीं आ सकेगा। आधुनिक खोजों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गैसीय वलय निर्मित नहीं होगा और गैस अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगी। इस परिकल्पना के अनुसार सैद्धांतिक रूप से उत्पन्न ग्रहों के कक्षीय तल सूर्य के कक्षीय तल के संपाती होंगे, जबकि वस्तुतः ग्रहों के कक्षीय तल सूर्य के कक्षीय तल से 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। इन दोषों के अतिरिक्त इस सिद्धांत के अनुसार उत्पन्न सौरमंडल में कोणीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत लागू होगा। इसके विपरीत सौरमंडल में कोणीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अतः सौरमंडल की उत्पत्ति कांट एवं लाप्लास की परिकल्पना के अनुसार नहीं हुई होगी, ये माना जा सकता है। इसके पश्चात आती है निहारिका मेघ परिकल्पना। सन 1944 में वीन वाइजेकर ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में निहारिका मेघ परिकल्पना प्रस्तावित की। इस परिकल्पना के अनुसार घूर्णनरत सूर्य विस्तृत निहारिका नामक गैसीय पदार्थों एवं धूल कणों के अंतरातारिकीय मेघ में प्रविष्ट हुआ। सूर्य के घूर्णन के कारण मेघ की गैसीय डिस्क भी घूमने लगी। यह चक्रिका या डिस्क सूर्य के चारों ओर आवरण के रूप में थी। आवरण के गैसीय पदार्थों के संघनन से विभिन्न ग्रह उत्पन्न हुए। सन 1951 में कुइपर ने वाइजेकर की निहारिका परिकल्पना को परिवर्तित किया। कुइपर के अनुसार घूर्णन के फलस्वरूप निहारिका मेघ के गैसीय पदार्थ में भंवर उत्पन्न हुए होंगे। केंद्रीय सूर्य से दूरी के साथ भंवरों का आकार बड़ा होता गया होगा। इन विभिन्न भंवरों के आपस में मिल जाने पर पूर्व ग्रहों की अर्थात प्रोटोप्लैनेट्स की उत्पत्ति हुई। इन्हीं पूर्व ग्रहों के संघनन पर विभिन्न ग्रह एवं पृथ्वी निर्मित हुए कालांतर में। हैंस अल्फवेन की विद्युत चुंबकीय परिकल्पना तीसरी। सन 1942 के पूर्व प्रस्तावित परिकल्पनाओं में आद्य कणों के मध्य आकर्षण गुरुत्वीय माना गया, लेकिन सन 1942 में हैंस अल्फवेन ने सिद्ध किया कि यह आकर्षण विद्युत चुंबकीय बल के रूप में था। हैंस अल्फवेन के अनुसार सूर्य विद्युत उदासीन गैसों के प्रारंभिक मेघ में प्रविष्ट हुआ। सूर्य के चारों ओर का गैसीय वातावरण आयोनाइज्ड हुआ। रसेल ने प्रारंभिक मेघ के रासायनिक संगठन एवं संरचना का विस्तृत विवेचन किया है। उनके अनुसार विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विभिन्न दूरियों पर विभिन्न संगठन के गैसीय द्रव्यमान एकत्रित होने लगे।
इन विभेदित द्रव्यमानों के संघनन से विभिन्न ग्रहों और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार उपग्रह भी उत्पन्न हुए। वैसे सौरमंडल की अधिकांश विशेषताएं इस परिकल्पना के आधार पर समझाई जा सकती हैं, लेकिन अनेक वैज्ञानिक सूर्य के चारों ओर इसके तीव्र आयनीकरण को संभव नहीं मानते। सिमडेट की उल्कापिंड परिकल्पना। रूसी वैज्ञानिक ओटो जे सिमडेट ने सौरमंडल की उत्पत्ति की एक भिन्न परिकल्पना प्रस्तुत की। इसके अनुसार विसरित गैस और धूल कणों के मेघ के मध्य एक आदि तारा या भ्रूण तारा था या एम्ब्रियो तारा था। इस भ्रमणशील तारा के चारों ओर विसरित कणों के झुंडों का आवरण निर्मित हुआ। ये झुंड भ्रमणशील तारे के प्रभाव में घूमने लगे। घनत्व के आधार पर इन झुंडों का विभेदन हुआ। केंद्र के नजदीक अधिक घनत्व और छोटे आयतन वाले पिंड निर्मित हुए। इनके आपस में टक्कर से अनेक उपग्रह बने, जो टक्कर के प्रभाव से समान या विपरीत दिशा में घूमने लगे। इन पिंडों के संघनन पर ग्रहों और उपग्रहों का वर्तमान रूप आया। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच उपस्थित क्षुद्र ग्रहों यानी कि एस्टेरॉइड्स की उत्पत्ति बृहस्पति के आकर्षण पर मंगल से पृथक धूलकणों से हुई है। नेबुलर हाइपोथेसिस को हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं। नेबुलर हाइपोथेसिस वाज पुट फॉरवर्ड बाय कांट द जर्मन फिलोसोफर इन 1755 एंड लाप्लास द फ्रेंच मैथमेटिशियन इन 1796। This hypothesis suggests that the sun and planets including Earth have formed from a disk-shaped rotating nebula. And what is nebula? A vast cloud of hot gas is called nebula. The nebular hypothesis may be summarized as follows. Originally there was a large hot gaseous nebula which rotated along its axis. As the gas lost energy by radiation, it became cooler. As a result, the nebula contracted inward and its speed of rotation about its axis increased to conserve angular momentum. Due to this, the centrifugal force in the equatorial zone also increased, thereby causing the nebula to bulge out in the equatorial zone. The cooling and contraction of the nebula continued and ultimately a stage came when the centrifugal force became greater than the gravitational attraction acting inward. As a result, a gaseous ring was separated. The above process was repeated and successive rings of gaseous material were thrown off from the central mass. In the final stage, the rings condensed into planets. The central mass of the nebula continued to shrink and finally formed the sun. The nebular hypothesis was not favored because it had the following defects. पहला है, this hypothesis could not explain the energy distribution within solar system. The sun, which possesses most of the mass, about 99% of solar system, should have gathered maximum angular momentum. However, 98% of the angular momentum is concentrated in the planets and remaining 2% is present in sun. It should have much higher speed of rotation. Second है, there was not enough mass in the rings to provide the gravitational attraction for condensation into individual planets. Another है planetesimal hypothesis. Planetesimal hypothesis was proposed by Chamberlain and Moulton.
इसके पश्चात हम देखेंगे प्रलयवादी द्विपैतृक परिकल्पनाएं, जो कि हम नेक्स्ट अध्याय में देखेंगे।